सो नमस्कार एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट ऑफ क्लास 12। ठीक है, ये पूरी जो आपका सिलेबस है ना 11th 12th का कंबाइंड, उसकी 6th यूनिट है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी 12th क्लास की देखें तो आपकी फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, इसमें है आपके 4 चैप्टर और यूनिट का नाम रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें आपके 4 चैप्टर्स है। कौन कौन से? चैप्टर फर्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन और फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें हम क्या क्या चीज जो है वो पढ़ेंगे, समझेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें किन किन टाइप के जो है रिप्रोडक्टिव वेज होते हैं जिनसे वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हमने 11th क्लास में देखा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ प्लांट्स या फिर एनिमल्स नहीं है। ठीक है, कितने देखे थे हमने? हमने देखे थे 5 किंगडम्स। ठीक है, 5 किंगडम्स कौन कौन से? आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, ठीक है, प्लांटे एंड एनिमलिया। ये 5 किंगडम हमने देखे थे। तो इन सब के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रोसेस है, वो सब में अलग अलग होती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है, राइट। ठीक है, तो आपका पहले हम देखते हैं कि इंडेक्स क्या है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हमें इसमें पढ़ना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, एंड सेकंड हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जिनका हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और उनको समझेंगे कि रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है, कितने टाइप का होता है और किस बेस पर ये दोनों कैटेगरीज हमने डिवाइड कर रखी हैं और ये क्या होती हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बहुत बेसिक चीज है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कोई भी इमोर्टल नहीं होता। इमोर्टल मतलब कि सबका एक पर्टिकुलर ईयर होता है जितना उनका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या आप समझेंगे? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स लाइफ स्पैन। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बर्थ से लेकर, ठीक है, बर्थ से लेकर डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उनका लाइफ स्पैन, नेचुरल डेथ तक। ठीक है, हम यहाँ मर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि नेचुरली अगर एक ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है और वो ऑर्गेनिज्म नेचुरली एजिंग की वजह से मर जाता है तो उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं उनका लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। आपका नेक्स्ट पेज पर एक फिगर है जिसमें आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन यानी नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं जिनमें वो नेचुरली सर्वाइव करते हैं, राइट। सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पैन एंड राइट द स्पेसिस प्रोवाइडेड। आपके नेक्स्ट पेज पर कुछ ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन दिया हुआ है और कुछ का आपको ढूंढना है, जो कि आपको मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। Examine the lifespan of organisms represented in the figure 1.1. Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days और as long as a few thousand years? ठीक है, आप फिगर में देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका लाइफ स्पैन कुछ डेज का है। ठीक है, और कुछ देखेंगे कुछ का 1000 ईयर्स का है। तो ये बहुत छोटे से लेकर बहुत लंबा तक भी होता है। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन फ्यू डेज और 1000 ईयर्स के बीच में, फ्यू डेज और 1000 ईयर्स के बीच में जितना भी टाइम है, मोस्ट ऑफ द लिविंग स्पीशीज जो है वो इस टाइम पीरियड का उनका लाइफ स्पैन होता है। You may note that lifespan of organisms are not necessarily correlate with their sizes. ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि जो लाइफ स्पैन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो लाइफ स्पैन उनका जो साइज है उससे रिलेट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसा होता
तो एलिफेंट का या ब्लू व्हेल का जो लाइफ स्पेन है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए था, और जो मस्किटो है या हाउस फ्लाइज है उनका सबसे कम होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। द साइजेस ऑफ क्रोज एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट येट द लाइफ स्पेन शो अ वाइड डिफरेंस। क्रोज और पैरोट्स का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, लेकिन उनकी लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज मच शॉर्टर लाइफ देन द पीपल ट्री। है तो दोनों ट्रीज ही, ठीक है, लेकिन मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन पीपल ट्री के लाइफ स्पैन से कम होता है। वट एवर बी द लाइफ स्पैन, द डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज अ सर्टेनिटी। ठीक है, इस चीज को आप समझिए, इस लाइन को आप समझिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ बायो में ही नहीं, ये आपको आपकी लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, क्या चीज कि ऑर्गेनिज्म की सॉरी जो ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, ठीक है, वो एक सर्टेनिटी होती है। एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, नो ऑर्गेनिज्म इज इमोर्टल। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो इमोर्टल है। सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, ठीक है, एक्सेप्ट द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होते हैं। Why do we say that there is no natural death in the single celled organism? क्या ऐसा सही है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कभी मरते ही नहीं है? तो इसका आंसर भी हमें आगे चल के मिलेगा इन दिस चैप्टर। वी विल चैप्टर के खत्म होते होते आप इस चीज का आंसर खुद भी दे पाएंगे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plants and animal species have existed on the earth for the several thousand years? अब क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी स्पीशीज अभी हैं, कितनी रही होंगी और कितनी अभी आने वाली हैं? There must be some process in the living organisms that ensure this continuity. ठीक है, तो क्या प्रोसेस है वो जो इस कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करके रखती है? वो है आपकी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो जनरेशन टू जनरेशन की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग वी टेक फॉर ग्रांटेड। नाउ चलो देखते हैं कि चैप्टर में ऐसा है क्या जो जिसको हमने इन ग्रांट ले रखा है। ओके, तो यहाँ पे हमने जिक्र किया था कि फिगर 1.1 में कुछ ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन दी हुई है, कुछ की आपको ढूंढनी है। तो एलिफेंट जो होता है उसकी लाइफ स्पैन होती है कितनी? अराउंड 50 ईयर्स। ये हम एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई ज्यादा भी होता है, किसी की कम भी होती है, तो एवरेज 50 ईयर्स होती है। जो रोज है इसकी होती है 5 to 7 ईयर्स की, ठीक है। डॉग्स की आपकी अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 ईयर्स की होती है। बटरफ्लाई 1 to वीक्स। क्रो 15 ईयर्स और पैरट 140 ईयर्स, राइट। अभी जब हमने पीछे एग्जांपल देखा था कि क्रो और पैरट के साइज में जो है वो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन इनकी एज में, इनका जो लाइफ स्पेन है उसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। क्रो अबाउट 15 ईयर्स जीता है और पैरट अबाउट 140 ईयर्स जीता है, ठीक है। एक बनाना ट्री की एज होती है अप्रोक्स 25 ईयर्स, जो मेच्योर होता है पूरा एडल्ट, ठीक है। काउ जो है उसकी भी 20 से 25 ईयर्स की होती है। पैरट हमारे पास 120 का है, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स का है। हॉर्स जो होता है वो 25 से 30 ईयर्स की लाइफ स्पैन रखता है, ठीक है। फ्रूट फ्लाइज बहुत छोटी और बहुत कम लाइफ स्पैन वाली होती है, ये 8 to 5 डेज रखती है, ठीक है। राइस प्लांट आपका जो है वो 3 to 4 मंथ्स इसकी होती है, 3 to 4 मंथ्स की, ठीक है। टोटोइज की 100 से 150 ईयर्स। बैनियन ट्री की होती है आपकी 200 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 500 ईयर्स तक की, ठीक है। यानी आजादी से पहले जो बैनियन ट्री लगा होगा, अगर किसी ने उखाड़ा नहीं होगा तो आज भी वो मेच्योर हो रहा होगा, राइट। तो यहां से हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन जो है
उसको हमने डिफाइन किया है एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस? इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन आपकी वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वंस को पैदा करता है, उनको राइज करता है, राइट। यंग वंस जिसको हम बायोलॉजी में ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो कहीं भी अगर आपको ऑफस्प्रिंग लिखा हुआ नजर आए तो इसका मतलब वहां पर बात जो है वो बच्चों की हो रही है, ठीक है। तो और रिप्रोडक्शन जो है ये ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वन को पैदा करता है। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये जनरेशन टू जनरेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। जो ऑफस्प्रिंग है वो ग्रो होगा, ठीक है, फिर वो मैच्योर होगा और फिर वो अपना नया ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। Thus there is a cycle of birth, growth and death। ठीक है, ये तीन साइकिल के, ये साइकिल के तीन पार्ट्स होते हैं। पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और मर जाते हैं। we are born, we grow and we die। Reproduction enables the continuity of the species generation after generation। जो रिप्रोडक्शन है वो स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी को एनेबल करती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एंड यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5। कौन सा चैप्टर 5 आपका? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड। जो आपका ये टॉपिक है जेनेटिक वेरिएशन, ये आपको जेनेटिक्स वाले यूनिट में मिलेगा और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। आप उस चैप्टर में समझेंगे कि जेनेटिक वेरिएशन जो है वो कैसे बनती है, कैसे क्रिएट होती है, और वो रिप्रोडक्शन के थ्रू, इस मेथड के थ्रू कैसे वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाती है। क्या चीज? आपकी जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए, there is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। ठीक है, there is a large diversity in the biological world। हमारे biological world में बहुत बहुत लार्ज डाइवर्सिटी है, ठीक है। और हर ऑर्गेनिज्म ने अपना एक मेथड इवॉल्व किया हुआ है, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू वो मल्टीप्लाई कर सके, ठीक है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके और अपनी स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन कर सके, राइट। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कि कहाँ वो रहता है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी और ऐसे बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं जो ये जो रिस्पॉन्सिबल हैं कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, कभी भी जो आपका होता है ये कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म की हेल्प लगी है या उसमें टू ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, इसी के बेस पर जो आपके रिप्रोडक्शन है वो टू टाइप का है, ठीक है। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, the reproduction is asexual reproduction। ठीक है, तो यहाँ पे asexual के क्या मेन पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। दो पॉइंट है कि आपका सिंगल पेरेंट है, ठीक है, कि सिंगल ऑर्गेनिज्म ने ही जो है नेक्स्ट जनरेशन को बनाया है, ठीक है, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट क्या होता है? गैमेट किसी भी ऑर्गेनिज्म के वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं, और यही जो आपके गैमेट्स हैं वो आपके नेक्स्ट जनरेशन को बनाने में हेल्प करते हैं। ये आपके स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। when two parents of opposite sex, जो दो अपोजिट सेक्स के, दो अपोजिट जेंडर के पेरेंट्स हैं, they participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes। ठीक है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
कौन सा? जहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, और जहां पे मेल और फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन हुआ हो, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? नाइस। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहां तक इस टॉपिक में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू।